एपिसोड की शुरुआत अतीत की घटनाओं से होती है और अब वर्तमान में तबिता सेंट एंथनी के अस्पताल में है, जहां वह 3 दिन बाद जागती है। बाद में उसे डॉक्टर से पता चलता है कि वह मेन के एक कस्बे कैम्बरडेन में है। उसके पास केवल एक लड़के की छवि है जो सफेद कपड़ों में उसे एक लाइट हाउस से धक्का दे रहा है। डॉक्टर उससे उसके शरीर पर मौजूद चोटों के बारे में पूछता है, लेकिन तबिता सोचती है कि वह कुछ भी बताकर पागल लगने का जोखिम नहीं उठा सकती। तभी नर्स कमरे में आती है और डॉक्टर को सूचित करती है कि पुलिस रास्ते में है। क्योंकि तबिता बिना किसी पहचान के जागी थी, यह अस्पताल की मानक प्रक्रिया थी कि पुलिस को बुलाया जाए। तबिता जानती थी कि कोई भी उस रहस्यमयी जगह के बारे में कुछ नहीं समझ पाएगा और यह सब पागलपन ही लगेगा, जिससे अंत में उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया जाएगा। वह अपने कपड़े उठाती है और जैसे ही डॉक्टर बाहर निकलता है, वह चुपके से अस्पताल से भाग निकलती है। उसकी भागने की टाइमिंग एकदम सही थी, क्योंकि पुलिस तभी पहुंची है जब वह अस्पताल परिसर से बाहर जा चुकी थी। जब वह एक क्रॉसवॉक पर पहुंचती है तो सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे वही लड़का दिखता है जो सफेद कपड़े पहने हुए है और उसकी ओर हाथ हिला रहा है। तबिता जल्दी से सड़क पार करती है, लगभग एक तेज रफ्तार कार के नीचे आते हुए। जब तक वह सड़क के दूसरी ओर पहुंचती है, वह लड़का गायब हो चुका होता है। चारों ओर देखने पर उसे वह लड़का एक आइसक्रीम की दुकान में जाते हुए दिखाई देता है। तबिता उसका पीछा करती है और आखिरकार उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि उसका यह कहना क्या मतलब था कि यह ही एकमात्र रास्ता है। यह वही आखिरी बात थी जो लड़के ने उसे लाइट हाउस से धक्का देने से पहले कही थी। हालांकि यह लड़का वह नहीं था जो उसने अपनी छवि में देखा था। यह वास्तव में एक सामान्य बच्चा था। पास खड़ी उसकी माँ तबिता से कहती है कि उसे छोड़ दे, जो स्वाभाविक था। पूरी तरह से शर्मिंदा तबिता दुकान से बाहर निकल जाती है और हम बॉयड को उसके शेरिफ कार्यालय में रेगी की फायरिंग से हुए घावों को लपेटते हुए देखते हैं। जैसे ही वह पट्टियां बांधता है, फादर खत्री वहां आते हैं और कहते हैं कि उसे यह काम क्रिस्टी को करने देना चाहिए। बॉयड जवाब देता है कि क्रिस्टी के पास अन्य जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि मैरियल की देखभाल करना। फादर खत्री बॉयड से पूछते हैं कि म्यूजिक बॉक्स के राक्षस के 3 पीड़ित कैसे हैं, और बॉयड कहता है कि वे ठीक लग रहे हैं। यह सुनते ही खत्री बॉयड पर चिल्लाते हैं। वे बताते हैं कि इस जगह में अब कुछ भी ठीक नहीं है। मिट्टी जहरीली हो गई है, राशन लगभग खत्म हो चुका है और ठीक कहना काफी नहीं है। बॉयड खत्री पर एक पल के लिए गुस्सा हो जाता है, फिर खुद को संभालता है और बताता है कि जो भी उस कक्ष में था जिसने उसकी पत्नी का रूप लिया था, बॉयड को पता था कि वह उसकी पत्नी नहीं थी। इसलिए अब वह सोच रहा है कि फादर खत्री अच्छे हैं या बुरे। खत्री इसका उत्तर देने से इनकार करते हैं, यह कहते हुए कि बॉयड को इसका निर्णय स्वयं करना होगा। तभी वह एथन और तियान चेन की आवाजें बाहर से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि उनका कर्तव्य उन्हें बुला रहा है। बॉयड फादर खत्री के साथ अपनी बातचीत अधूरी छोड़ बाहर चला जाता है। तियान चेन एथन का बैग पकड़े हुए है और उसे जाने नहीं दे रही है। लड़का रो रहा होता है और चिल्ला रहा है कि उसे जाने दो। यह पता चलता है कि एथन ने एक डफेल बैग पैक किया था और अपनी माँ की तलाश में जंगल की ओर भाग गया था, जो पिछले 3 दिनों से गायब थी। विक्टर घर से बाहर आता है और यह शोर सुनकर जिम भी अपने बेटे की आवाज सुनकर वहां आता है। जिम एथन को डांटता है कि वह उसे हर जगह ढूंढ रहा था और एथन लड़ता है कि उन्हें उसकी माँ की तलाश करनी चाहिए। जिम के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा तो वह एथन से अंदर जाने के लिए कहता है। जैसे ही एथन अंदर जाता है, उसकी बड़ी बहन जूली दौड़ते हुए आती है। अपने भाई को सुरक्षित देखकर वह शांत हो जाती है। जिम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जूली उसे नजरअंदाज कर देती है। भले ही वह कहती है कि टैबिथा के लापता होने के लिए जिम दोषी नहीं है, लेकिन जिस तरह से जूली बोलती है उससे साफ होता है कि वह जिम को कुछ हद तक, अगर पूरी तरह नहीं तो जरूर दोषी ठहराती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉयड और जिम बातचीत कर रहे होते हैं, जबकि बॉयड जिम को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन जिम पहले ही अपनी पत्नी की तलाश में बाहर जाने का फैसला कर चुका है और अपना सामान पैक कर रहा है। जिम जोर देकर कहता है कि बच्चों को उनकी माँ की जरूरत है और वह ताबीज अपने साथ रखेगा, इसलिए बॉयड को उसे रोकना नहीं चाहिए। बॉयड जिम के पीछे पीछे नीचे जाता है और उससे रुकने की विनती करता है, लेकिन जिम गुस्से में आ जाता है।
तभी केनी घर में प्रवेश करता है और पूछता है कि क्या चल रहा है। बॉयड जिम को यह समझाकर मना लेता है कि एक सुरक्षित तरीका हम धुंध निकालेंगे, लेकिन यह तरीका सही नहीं है। फिर हम कॉलोनी हाउस में देखते हैं कि फातिमा शौचालय के ऊपर झुककर उल्टी कर रही है। बाथरूम के बाहर खड़ी महिला लगातार बाथरूम के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रही है और फातिमा से बाहर आने के लिए कह रही है। ये फातिमा को बाथरूम से धीरे धीरे बाहर निकलते हुए पाता है और उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है। हालांकि उसकी बातें फातिमा पर कोई असर नहीं डालती, जो मुश्किल से अपना खाना पचा पा रही है। जब फातिमा चली जाती है तो टिली वहां आकर कुछ प्रेरणादायक बातें कहती है और चली जाती है। तभी डोना आती है जल्दबाजी में अपने कपड़े पहनते हुए और कहती है कि उन्हें काम करना है। इस बीच हमें पता चलता है कि एल्गन ने काफी समय से सोया नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बॉयड जिम और केनी को लाइट हाउस का रास्ता समझा रहा है। वह बताता है कि ताबीज वाली गुफा एक सुरक्षित जगह है जहां वे डेरा डाल सकते हैं, और अगर उन्हें मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। केनी यह सुनता है कि बॉयड और सारा दोनों ने ताबीज वाली गुफा में डेरा डाला था और अचानक तय करता है कि वह जिम के साथ जाएगा। केनी नहीं चाहता कि एथन और जूली दोनों अपने माता पिता को खो दें, इसलिए जिम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह जोर देकर कहता है कि वह उसके साथ जाएगा। वह यह भी बताता है कि कभी कभी केवल रक्षा करना ही काफी नहीं होता, बल्कि आक्रमण करना भी जरूरी होता है। लेकिन इससे पहले कि यह बहस और बढ़ती, वे बार की तरफ से एक तेज आवाज सुनते हैं। बॉयड और केनी तेजी से वहां जाते हैं और पूरी तरह से नशे में धुत और भ्रमित जेड को देखते हैं। जेड ने तारों से एक प्रतीक बनाया है और उसके नीचे लेटा हुआ और अधिक पी रहा है। वह बेताब होकर यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वह क्या समझ नहीं पा रहा है। उसकी दयनीय स्थिति देखकर बॉयड उसे शेरिफ कार्यालय वापस ले जाने का फैसला करता है ताकि वह सुरक्षित रूप से सब कुछ सोच सके। दूसरी ओर टैबिथा एक पुराने नाव पॉपअप में जाती है। वह पूरी तरह से अस्तव्यस्त और बेघर जैसी लग रही है। वह दो लड़कियों के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या वह उनका फोन इस्तेमाल कर सकती है। उन लड़कियों में से एक उसे अपना फोन देती है और टैबिथा अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ टैबिथा की आवाज सुनकर रो पड़ती है। टैबिथा बहाना बनाकर कॉल काट देती है, बिना अपनी माँ को सब कुछ बताए। और भी अधिक खोई हुई महसूस करते हुए टैबिथा सड़क पर इधर उधर भटक रही थी, तभी उसने पास की चर्च की घंटियों की आवाज सुनी। शहर में केनी और क्रिस्टी डिनर के अंदर जाते हैं। केनी की माँ तियान चेन ने उसे पर्याप्त राशन दिया है ताकि वह जंगल में भी अच्छी तरह से खा सके। केनी इस सारी देखभाल से इनकार करता है और कहता है कि वह ठीक रहेगा। इसके बाद हम एथन को एक पहेली से खेलते हुए देखते हैं। तभी जिम अंदर आता है। एथन उससे पूछता है कि क्या वह वास्तव में टैबिथा को वापस लाएगा। जिम अपने बेटे को आश्वासन देता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा और इसके लिए उसे एथन से वादा चाहिए कि वह फिर से भागेगा नहीं। जूली जिम से सुरक्षित रहने का अनुरोध करती है और जिम उसे प्यार से गले लगाकर वादा करता है। बाहर निकलते समय बॉयड जिम और केनी को विदा करने के लिए तैयार होता है। जैसे ही वे दूर जाते हैं, बॉयड का बेटा एलिस दौड़ते हुए आता है और उसे कुछ दिखाने के लिए बुलाता है। यह पता चलता है कि उन्होंने जो फसल बचाई थी वह सब खराब हो गई है। बॉयड तुरंत डोना से पूछता है कि कितने लोगों को इस बात का पता है, और हम देख सकते हैं कि वह क्यों चिंतित है, क्योंकि अगला दृश्य तियान चेन को उसके घर के दरवाजे पर खड़े हुए दिखाता है, जहां एक गुस्साई भीड़ इकट्ठा है। वे सभी तियान चेन के भंडार में रखे गए भोजन को चाहते हैं। अंततः वे बूढ़ी महिला को एक तरफ धकेलते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रैंडल खलिहान में जाकर एक बकरी निकालता है। इथन दौड़ता हुआ रैंडल के पास आता है और उससे कहता है कि वह बकरी वापस दे क्योंकि वह अल्मा है। उसकी दोस्त रैंडल मना कर देता है और चलने की कोशिश करता है। फिर विक्टर बातचीत में शामिल होता है और रैंडल से रुकने के लिए कहता है। रैंडल बकरी वापस देने से इनकार कर देता है। विक्टर उस पर बंदूक तान देता है। इससे पहले कि कुछ बुरा हो, बॉयड और एलिस वहां पहुंच जाते हैं। बॉयड विक्टर को शांत करता है और उससे बंदूक ले लेता है।
वह रैंडल और खलिहान के पास खड़े सभी शहरवासियों से बात करता है, यह बताते हुए कि उसे संसाधनों की कमी से निपटने का तरीका निकालने के लिए थोड़ा समय चाहिए और वह चाहता है कि सभी घबराएं नहीं और एक टीम की तरह काम करें। रैंडल बकरी वापस देने से इनकार करता है और बॉयड उसे सीधे चुनौती देता है। यह देखकर कि वह आसानी से नहीं बच सकता, रैंडल हार मान लेता है और बकरी वापस कर देता है, यह कहते हुए चला जाता है कि बॉयड कुछ नहीं जानता। दूसरी ओर केनी और जिम जंगल में घूमते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे अचानक ज़ॉम्बीनुमा बिजुका के पास आते हैं, जो जादूटोना गुड़िया के हाइब्रिड थे। उन्हें एक छोटे से खाली स्थान में 3 मजबूत झोपड़ियां मिलती हैं। केनी जिम से कहता है कि उन्हें वापस ताबीज की गुफा में लौट जाना चाहिए, क्योंकि बॉयड ने अपनी जंगल की यात्रा में इन झोपड़ियों का जिक्र कभी नहीं किया था। जिम कहता है कि शायद बॉयड ने इन झोपड़ियों को पार किया था जब उसकी तंबू रात में खींची गई थी। जिम कहता है कि जब तक उन्हें पेड़ों पर मकड़ी के जाले दिखते रहेंगे, वे सही दिशा में होंगे, लेकिन रात के लिए उन्हें इन मजबूत झोपड़ियों में डेरा डालना चाहिए। कविता अंततः चर्च के अंदर चली जाती है और प्रायश्चित कक्ष में बैठ जाती है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद उपदेशक से बात करने से उसे समाधान मिल सके। वह सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः वह थॉमस का जिक्र करती है, जो उसका बच्चा था जो पिछले सीजन में मर गया था। असहज महसूस करते हुए वह प्रायश्चित कक्ष से बाहर निकल जाती है, लेकिन उपदेशक उसके पीछे आता है और उसकी मदद करना चाहता है। वह मानता है कि तबिता के पास जो लंच बॉक्स है वह उसके किसी बच्चे का है, लेकिन तबिता बताती है कि यह विक्टर का है और उसने उसे कुछ नाश्ता पैक करके दिया था। उपदेशक पूछता है कि वह कहां से आ रही है और तबिता शहर का एक अस्पष्ट विवरण देती है, जिससे वह पागल लगती है। उपदेशक शहर के बारे में और अधिक पूछने के बजाय उससे विक्टर द्वारा पैक किए गए नाश्ते के बारे में पूछता है। चाहे यह कितना भी अजीब लगे, तबिता लंच बॉक्स खोलती है और नाश्ता दिखाना शुरू करती है। तभी उसे लंच बॉक्स के अंदर कुछ दिखाई देता है। विक्टर का पूरा पता वहां मिलता है, जो कैम्ब्रिज मेन से है। बिना समय गवाए तबिता चर्च से बाहर भाग जाती है। अगले दृश्य में हम कॉलोनी हाउस में एल्गिन को टिली के साथ उल्लू बुनते हुए देखते हैं। एल्गिन बुनते हुए लगभग सो जाता है और टिली उसे बताती है कि उसे वास्तव में सोना चाहिए। एल्गिन समझाता है कि उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है और इसीलिए वह सो नहीं पा रहा है। टिली पूछती है कि क्या एल्गिन उसे देख रहा है। टिली की दृष्टि हमें वह महिला दिखाती है जिसे एल्गिन ने अपने संगीत बॉक्स के सपने में देखा था। वह शबनुमा महिला अब एक किमोनो में खड़ी है। वह तेजी से एल्गिन की ओर बढ़ती है और अपने गीले हाथों से उसका चेहरा पकड़ लेती है। उसी क्षण एल्गिन तुरंत जाग जाता है, यह महसूस करते हुए कि यह सब सिर्फ एक सपना था। डोना, बॉयड और तियान चेन कम हो रही राशनों के बारे में गहन चर्चा कर रहे होते हैं। तियान चेन सुझाव देती है कि उन्हें अलग अलग जगहों पर छोटी फसलें उगानी चाहिए। शायद खेत की मिट्टी विषैली है, लेकिन अन्य क्षेत्रों की नहीं। बॉयड जानता है कि ताजा उपज के लिए लगभग 3 महीने लगेंगे, इसलिए वह डोना से पूछता है कि क्या वे इन महीनों तक जानवरों पर जीवित रह सकते हैं। डोना बताती है कि अगर वे एक बार में एक गाय मारते हैं तो यह उन्हें लगभग 1 महीने से अधिक समय तक जीवित रख सकता है। फिर बॉयड बकरियों के बारे में पूछता है, लेकिन तभी इथन घर में आता है। वह परेशान होकर भाग जाता है और बॉयड उसका पीछा करता है। अंततः वे दोनों साथ बैठते हैं और बॉयड समझाता है कि गाय और बकरियां नायकों की तरह होंगी, वे सभी को मरने से बचाएंगी। इथन बॉयड से अनुरोध करता है कि वह पहले अल्मा को मारे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह अपने दोस्तों को मरते हुए देखे। तबिता अंततः उस पते पर पहुंचती है जो विक्टर के लंच बॉक्स में था, हाउस नंबर 1597। जैसे ही वह बाहर खड़ी होती है, एक कार उसके पीछे आकर रुकती है। एक चिढ़ा हुआ बूढ़ा आदमी कार से बाहर निकलता है और घर की ओर बढ़ता है। वह तबिता से नाराज दिखता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन जब वह तबिता के हाथ में लंच बॉक्स देखता है तो उसे तुरंत पहचान लेता है और पूछता है कि उसे वह कहां से मिला। तबिता राहत और दुख के मिश्रण में पुष्टि करती है कि यह विक्टर का है। दूसरी ओर जिम और केनी रात होते ही उन लकड़ी के घरों के अंदर होते हैं। जिम बात करता है कि उन्होंने मकड़ी के जाले नहीं देखे, जिससे उसे एक एहसास होता है कि वह जंगल में इस तरह बाहर नहीं रह सकता। उसे एहसास होता है कि उसके बच्चों को उसकी जरूरत है।
कविता उसकी अनुमति से गई थी क्योंकि उसे बच्चों की देखभाल करने की जरूरत थी। तभी केबिन के बाहर से सरसराहट की आवाज आती है। केनी लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन सरसराहट रुक जाती है। वे राहत की सांस लेते हैं, यह तय करते हुए कि वे सुबह वापस शहर लौटेंगे। शहर में लोग रात के लिए अपने घरों में बस चुके हैं। राक्षस रात में बाड़ों और खलिहानों को खोल देते हैं। शेरिफ बॉयड आखिरकार शराब की बोतल पी रहा है। तभी जेड जाग जाता है। बॉयड पूछता है कि क्या वह किसी चीज के बारे में बात करना चाहता है, लेकिन जेड मना कर देता है क्योंकि वह अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है और एक बार जब वह समझ जाएगा तो शायद वह इसके बारे में बात करेगा। उनकी बातचीत आगे बढ़ने से पहले बॉयड को बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। वह खिड़की से झांकता है और देखता है कि गाय और बकरियां सड़कों पर हैं। ये वे राक्षस हैं जिन्होंने कभी मवेशियों पर हमला नहीं किया था, लेकिन आज रात उन्होंने सभी को बाहर निकाल दिया है। स्थिति की गंभीरता का एहसास होते ही बॉयड जेड के साथ बाहर भागता है। उनकी चीखें सुनते ही विक्टर और तियान चेन भी बाहर निकल आते हैं। जैसे ही विक्टर और तियान चेन बकरियों को वापस बाड़े में ले जाते हैं, बॉयड और जेड गायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आवाजों ने रैंडल को जगा दिया, जो अभी भी बस में रह रहा था। उसने राक्षसों को आते हुए देखा और तुरंत सोचते हुए उसने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि सभी का ध्यान आकर्षित हो। प्राणियों को देखकर हर कोई जितनी जल्दी हो सके काम करने लगा। इथन ने अल्मा को सड़क पर देखा और उसने उसे अंदर लाने की उम्मीद में दरवाजा खोल दिया, लेकिन पोर्च पर दादी राक्षस खड़ी थी। जूली ने उसके चेहरे पर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे रोक लिया। इसलिए कोई और रास्ता न देखकर जूली और इथन पीछे के दरवाजे से भाग गए। सारा, जो शायद बाहर जानवरों की मदद कर रही थी, बच्चों को लेकर झाड़ियों में छिप गई। दादी राक्षस घर से बाहर निकलती है, लेकिन अब वह पहले से अधिक भयानक रूप में दिख रही है। वह एक जोरदार चीख निकालती है और बच्चों को खोजने लगती है। दूसरी तरफ जेड एक गाय को खींचने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी उसने मिल्कमैन राक्षस को अपनी ओर आते देखा। राक्षस उसके पास आया और गाय को आसानी से काट दिया। जेड पूरी तरह से चौंक गया और मुश्किल से हिल पा रहा था। उसकी इस हालत को देखकर विक्टर दौड़ता हुआ उसके पास आया और उसे सुरक्षित जगह पर खींच ले गया। सारा और बच्चे भागने की कोशिश करते हैं और रैंडल अपनी बस का दरवाजा खोलकर उन्हें सुरक्षित स्थान देता है। बॉयड बार बार तियान चेन से कहता रहा कि वह घर वापस चली जाए और वे जल्द ही खलिहान तक पहुंच गए, लेकिन तियान चेन ने उसके साथ रहने पर जोर दिया। आखिरकार वे खलिहान में घुसने में कामयाब होते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। बॉयड ताबीज दरवाजे पर रखता है और राहत की सांस लेता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वह काउबॉय राक्षस की होती है। वह बॉयड से कहता है कि उसने कहा था कि यह जगह उसे तोड़ नहीं सकती, लेकिन अब वह दिखाना चाहता है कि यह जगह उसे तोड़ने के लिए कितनी दूर तक जाएगी। और भी राक्षस अंधेरे से बाहर निकलते हैं और तियान चेन और बॉयड को पकड़ लेते हैं। वे बॉयड को एक खंभे से बांध देते हैं और उसके सामने ही तियान चेन को टॉर्चर देना शुरू कर देते हैं। वह दर्द में चीखती और चिल्लाती है और बॉयड को उसे देखने के लिए मजबूर किया जाता है। बॉयड उससे लगातार कहता है कि वह उसकी ओर देखती रहे और कहता है कि वह बहुत मजबूत है। और यहीं पर हमारा एपिसोड समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और अगली एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।